अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप लोग का और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जो सीज़ फायर होता है वो आपको पता है फ्रेजाइल होता है, जो हुआ है पाकिस्तान की बदौलत हुआ है, पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशों काविशों के नतीजे में हुआ है, ये होल्ड करे और कल इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात का दौर शुरू होना है ये भी कामयाब रहे। अच्छा, वो दौर जो है ना वो कल शुरू हो जाएगा, लेकिन छुट्टी आज से हो गई है इस्लामाबाद में और पिंडी में भी, आज भी है, कल भी है, और एक्चुअल मीटिंग जो होगी वो सैटरडे मॉर्निंग का बताया जा रहा है। दुनिया भर में जी इत्मीनान और खुशी की लहर है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की शानदार किस्म की सफारतकारी की तारीफ़ें हो रही हैं, मतलब फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट आवर नेबरहुड। और अमेरिका ईरान जंग बंदी में हर तरफ हर ज़र्फ रखने वाला मुल्क जो है और अमन पसंद शहरी पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है और पाकिस्तान को वो काम कर गया है, बल्कि ऐसा करिश्मा हम इसको कहेंगे। वी नीड टू यूज अ वर्ड बिकॉज ये नहीं हो रहा था, जो किसी के बस में नहीं था, जो किसी के बस में नहीं था, जो तबाही आ सकती थी अगर ये काम ना होता, वो भी दुनिया की तारीख में रकम होती, लेकिन दुनिया के हाथों, दुनिया को पाकिस्तान के हाथों बचना लिखा था, पाकिस्तान की तकदीर में था ये और वह हुआ। दुनिया मान रही है पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन का सफ़ीर बनकर उभरा है। बस कुछ सेक्शंस ऑफ द हमारी सोसाइटी भी हैं जो नहीं मान रहे और बाकी हमारे नेबरहुड में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको प्रॉब्लम है। बहरहाल अब क्या सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान आएंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी उनके हमरा होंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में करेगा। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल काबीना से खिताब में जंगबंदी के लिए मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत वज़ारत ख़ारजा की पूरी टीम की अनथक कोशिशों को सराहा। बड़ी क्लैपिंग वगैरह भी हुई। और जंगबंदी पहला कदम है, मगर हमारी जो मंजिल है वो असल में पायदार और देरपा अमन और तरक्की और खुशहाली है। परसों मेरी दावत पर अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है और इसी तरह ईरान का वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। इन मुज़ाकरात को अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से एक मरतबा फिर और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से मुज़ाकरात को कामयाब करके न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में जो जंग के शोले लपेट में ले रहे थे उनको हमेशा के लिए बुझा दे और तरक्की खुशहाली के रास्ते फिर खुल जाएं। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ करेंगे। कल सीज़ फायर की कुछ खिलाफ वर्जियाँ भी की गई हैं। UAE, कुवैत और सऊदी अरब पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले जारी रहे, जबकि लेबनान के मामले पर अभी तक इब्हाम बरकरार है। लेबनान के साथ तो ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि कल आपको बताएं कि कोई 100 ऐसे लोकेशंस थी जहां बमबारी की गई। 100 बम गिराए गए हैं 10 मिनट में आप अंदाजा, और 100 लोकेशंस भी थी और 250 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। 100 लोकेशंस पर 250 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं, 1100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से ड्राफ्ट आया था, ट्वीट आया था, एक्चुअली उसमें लेबनान क्लियर कट मेंशन्ड था और जाहिर है लेकिन इजराइल ने इसको कहा है कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इजराइल ने अमेरिका और ईरान की स्टेटमेंट्स के बाद ये कहा कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डील। और फिर JD वेंस ने भी कह दिया जब उनसे पूछा गया कि देयर हैज़ बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन पाकिस्तान और इस मामले पे जब भी कोई बात की जाती है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, चाहे अमेरिका की तरफ से की जा रही थी, और पर्टिकुलरली मीडिएटर जब कोई बात करता है तो जो दोनों पार्टीज होती हैं उनको एतमाद में लेकर बात की जाती है। और इसी वजह से वो ट्वीट की कंफ्यूजन भी पैदा हुई थी, जिसका बड़ा राई का पहाड़ बनाया गया वो ड्राफ्ट वाले मामले पे। मतलब सीज फायर का मतलब है सीज फायर। अगर उस खित्ते में अभी भी एक छोटी सी क्या बहुत बड़ी जंग एक चल रही होगी, लेबनान को वो फिर भी ओपन रखेंगे इजराइल अपने लिए, तो फिर बात तो वो ना हुई ना। अब अभी भी एस्केलेशन के लिए आपने वो दरवाजा जो है वो खुला छोड़ा है, तो विच इज ईरान का इसरार यही है कि लेबनान पर हमले रोकना भी सीज फायर में शामिल था। अमेरिका का कहना है कि लेबनान सीज फायर डील में शामिल नहीं था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। ये बड़े
टेस्टिंग टाइम्स भी हैं और बड़ा हसास वक्त भी है। बहुत, और ख़ास तौर पे उसके बावजूद इफ़ पीस टॉक्स आर स्टिल गोइंग टू गो अहेड इंशाल्लाह हम कह रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब सीज़ फायर होता है, और कल मैं बड़े एक्सपर्ट्स को फ्रॉम वर्ल्ड ओवर सुन भी रही थी, उनका भी ये कहना था कि थोड़ी सी खिलाफ वर्जियाँ जब सीज़ फायर होता है तो वो होती हैं, एंड दे शुड बी साइड लाइंड, और वो निगोसिएशन और बातचीत की राह जो है उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। एंड वी आर सीइंग कि ऐसा ही होपफुली होगा। शेरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर बराए अमरीका है। शेरी साहिबा, फर्स्ट अप योर थॉट्स ऑन दिस, मतलब क्रेडिट टू पाकिस्तान कि कितनी खूबसूरती से, कितनी खामोशी से और डिलिजेंटली थ्रू आउट दिस होल पास्ट मंथ जो ये जंग चलती रही है, पाकिस्तान अपने हर हम कहेंगे कि साथी से, हर मुल्क से जो जो इन्वॉल्व था उनसे बातचीत करते रहे हैं, बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होने दिए। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पूरे मरहले में कल मैंने सेनेट में भी कहा कि पाकिस्तान ने जिस बारीक बीनी से और पस पर्दा भी बहुत सारा काम किया है, वो अब सामने आया। आधी रात को ये बात निकली, कुछ घंटे इस डेडलाइन, प्रेसिडेंट ट्रंप की डेडलाइन से पहले, तो सारी दुनिया ने मेरे ख्याल में अपनी सांसें फिर से लीं। एवरीबडी एक्सहेल्ड, और क्योंकि सबकी सांस रुकी हुई थी, और पाकिस्तान ने जी पूरी कोशिश की कि जहन्नुम के दहाने से पूरी दुनिया को, मैं सिर्फ खित्ते को नहीं कह रही, बट पूरी दुनिया को वापस लेकर आए हैं। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये हालात एक ही नहज में बढ़ते तो फिर बढ़ते ही चले जाते, और इसका फिर कोई एंड नहीं था, और बहुत बुरे नतायज होते और तबाहकुन नतायज होते। बहुत सारी बातें होनी थी जो कहनी भी नहीं चाहिए। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान ने अपना बहुत एहसन और ऐसा किरदार अदा किया है कि सारी दुनिया सराह रही है, और ये संगे मील है सफारतकारी में। लेकिन आप जो बात कर रहे थे जंगबंदी की, वो भी सामने है कि देखिए, ये हमेशा एक फ्रैजाइल और ऐसी चीज होती है जिसमें मीन में आती हैं, ऊंच नीच होती हैं, शुरू में, कभी बीच में और आखिर में भी। लेकिन मज़ाकरात का अमल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक वाहिद रास्ता है। अच्छा शेरी साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की तरफ से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया, जिसके बाद अमेरिका और फिर ईरान की तरफ से भी ज़ाहिर है अनाउंसमेंट की गई, उसकी तायीद की गई, और उसमें क्लियर कट लेबनान का जिक्र था। उसके बाद जेडी वेंस कहते हैं कि देयर हैज़ बीन अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको क्या लगता है, क्योंकि बाज़ तज्ज़ियाकारों की ये भी राय है कि इन अनाउंसमेंट्स के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को मजबूर किया कि नहीं, वी आर नॉट बैकिंग ऑफ फ्रॉम लेबनान नाउ एट दिस स्टेज? जी, ये आपने जो कहा है ये ऐन मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि तर्ज अमल यही रहा है अक्सर और बेशतर माजी में भी, कि जब अमेरिका की तरफ से कोई बात आई है तो उसके पीछे इन्होंने कुछ और भी किया है। क्योंकि नेतन्याहू के स्टेक्स अमेरिका से फर्क हैं जी। वो तो फिर अगर शायद अपने आप को जेल में ना पाए, अगर ये जंग खत्म हुई और उनकी हुकूमत हटाई गई या ऐसा कुछ हुआ, तो उनके अपने स्टेक्स कुछ और हैं। लेकिन मैं और आप इस वक्त ये नहीं कह सकते किसने क्या किया। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें बहुत आगे पीछे और एक कंप्रेस टाइम विंडो में बात होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होता भी है जी सीज फायर में शुरू में खास तौर से, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मुज़ाकरात में ये कितना अपने दोनों साइड थोड़ी सी क्लैरिटी ला सकते हैं। और जाहिर है मुज़ाकरात का मतलब एक ही होता है जी कि दोनों अगर मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस पे आए तो फिर तो मुज़ाकरात होना मुश्किल हो जाता है। एक बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता और कोर पॉइंट्स पे उनको बात करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट शेरी साहिबा द कोर पॉइंट्स जो आप मेंशन भी कर रही हैं, बिकॉज द 10 पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन बाय ईरान, उनमें पॉइंट्स ऐसे हैं व्हिच वर ऑलवेज कंटेंशियस। अब उन पे बात करना, जैसे कि फॉर इंस्टेंस यूएस मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, मतलब पूरे मिडल ईस्ट की बात हो रही है। उसके बाद कंटिन्यूड इरानियन कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लिफ्टिंग ऑफ ऑल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन ईरान। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे पहले भी बातचीत हो रही थी, और इतना
आपको पता है कि बहुत सी चीजों पे मान भी गया था ईरान जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो अब वो ट्रस्ट किस तरह बिल्ड होगा कि दोबारा से इस नेगोशिएशन पे बैठे, और खास तौर पे एक दफा बातचीत होते हुए ये हुआ, तो अब कैसे मानेंगे ये? देखिए बात ये है कि एकदम तो कोई वैसे कौन सा ट्रस्ट था, वैसे कौन सी एतमाद साजी थी इन दो ममालिक के दरमियान। ये तो पाकिस्तान ने एक मौज़ाती काम किया है कि बीच में आकर इस तरह जो नैरेटिव की जंग भी तो चल रही थी ना, अभी भी ऐसा ही है, लेकिन उससे तो नीचे आने की कोशिश करवाई है। और आप जो पॉइंट्स की बात कर रही थी, बहुत से पॉइंट्स इस तरह जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं वो दिए जाते हैं। अब उनकी भी फहम पर और उनके भी अज़ाइम पर बात मोहित होती है कि ये आगे कितना इसमें लचक ला सकते हैं, कि क्योंकि लचक के बगैर तो फिर बैठना ही बेकार है कि अगर दोनों साइड इस तरह लेकिन मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस आए। लेकिन जो भी है, देखिए ममालिक अपनी पेश करते हैं हर सिचुएशन में, क्योंकि आजकल तो हर चीज मीडिया के जरिए भी पहले कर दी जाती है। एक जंग तो मीडिया में ही चलाई जा रही होती है ना, स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो वो एक अलग अपनी नौयत की होती है। और उसका क्योंकि आजकल डिप्लोमेसी इतनी फ्रैंकली इतनी मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें स्पॉइलर का जो काम होता है ना, वो एक तो सीज फायर वायोलेशन का होता है जो आपके सामने है। मैंने तो कल कहा था कि जी फौरी तौर पर याद रखें कि सीज फायर वायोलेशंस और स्पॉइलर जैसी चीजें होंगी। अब स्पॉइलर मीडिया में भी आ सकते हैं कि दूसरे लोग भी बढ़ा चढ़ा के करते हैं, और वैसे भी ममालिक अपनी पोजीशंस मुस्तहकम करके ही निकलते हैं कि हमारी जी ये मैक्सिमलिस्ट पाकिस्तान इंडिया वाले सीज फायर में भी कहीं ना कहीं हमने देखा था, उसके बाद भी सिलसिला चलता रहा, एंड देन इट टुक टाइम। अच्छा, पाकिस्तान के किरदार पे दोबारा बात करते हैं शहरी साहिबा। द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग, मतलब दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, दुनिया के वज़राए खारजा हो गए, चाहे वो लीडर्स हो गए, एक्सेप्ट यू नो ऑब्वियसली इंडिया एंड अ फ्यू अदर्स एंड some faction of our society as well. हमारे यहाँ भी कुछ जमातें हैं जिनके सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से एक्स पर पैगाम आता है। शेख वकास अकरम का मैं पैगाम देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उसमें सिरे से पाकिस्तानी लीडरशिप का जिक्र नहीं होता। हम यहाँ क्या समझें कि हमारे अपने इंटरनल पॉलिटिकल इख्तलाफात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वी आर नॉट इवन विलिंग टू एक्सेप्ट के दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल जो पाकिस्तान की बदौलत हुआ है। और कुछ तो चीजें शहरी साहिबा नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, उसमें बाकी पॉलिटिक्स असाइड कुछ चीजों को तो सराहा जाना चाहिए। आपने जिक्र किया वहां पे, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, सर्टेनली वी वुड नॉट लाइक टू मेंशन इट हियर। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दोनों, कि ये अफसोस भी होता है देख के कि ऐसे वक्त में जो तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है। फ्रैंकली आप अगर देखें तो तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है इस तरह की सालसी जो इतने इंतहा के वक्त पर, एक्सट्रीम मोमेंट पर की गई हो, और इतने मुश्किल हालात में जब दूरियां कहाँ तक पहुंच गई थी और सारी दुनिया अब सोच रही थी कि आगे कहाँ। अब इससे आगे तो बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ एक कैटास्ट्रॉफिक दुनिया ही आपके सामने आती ना। तो इस हवाले से मुझे बुरा भी लगा, आई थिंक सबको बुरा लगा कि जिन जिन लोगों ने मुल्क के अंदर रहते हुए इस तरह एक मतलब तंग नजरी का और एक अनजेनरस जो होता है एटीट्यूड डिस्प्ले किया। मतलब हम सब ने सराहा, जिसके भी इख्तिलाफात हैं, और हाउसेज में तो कल तो सेनेट चल रही थी जी, वहाँ तो ज्यादातर अपना कोई भी आप अपनी बात कर लें, लेकिन लोगों ने ऑल राउंड ये जरूर कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस वक्त वजाहत से एक खास लीडरशिप दिखाई है। इसमें जाहिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का नाम सर फहरिस्त है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो मार्के किए हैं वो सबके सामने, और बहुत से नए भी हैं, ठीक है जी। और इसमें जाहिर है अपने डार साहब हैं जो इस वक्त खारजा वजीर भी हैं, और उसके बाद
प्रेसिडेंट, मैंने तो जाहिर है प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी क्या, क्योंकि मैं उनका भी किरदार पस पर्दा देख रही थी। बिलावल साहब ने भी बहुत सारी मीटिंग्स शेरी साहिबा, द एंटायर फॉरेन ऑफिस, एवरीवन वाज, देखिए सब सराह रहे थे कल। तो जो लोग इस वक्त नहीं चाहते हैं, या बाहर के ममालिक, तो खास तौर से आपको पता है 2 ममालिक और आपके हमसाए के में तो भारत में तो बहुत ही एक अजीब व गरीब कैफियत थी कल। सफ़े मातम भी लग जाती है वहाँ फौरन। तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो अब कहाँ अपने आप को, अपने बयानिए को ले आए हैं कि अमन की भी कोई बात हो जो उनके मुल्क को भी, मैं समझती हूँ, उनके फायदे में थी। बिकॉज इंडिया के अवाम जो थे इस वक्त बहुत मुश्किल में थे जी। बिल्कुल शेरी साहिबा, और एक्चुअली अगर आप देखें तो थोड़ी सी सेंस उधर भी है, क्योंकि वो वहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत मातम भी हो रहा है, लेकिन वहाँ सवाल भी उठ रहे हैं कि व्हाट इज देयर गवर्नमेंट डूइंग। शेरी रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर मलिहा लोधी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, हम पाकिस्तान के किरदार की बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक खबर बनी, पूरी दुनिया की सुर्खियों में पाकिस्तान का मुस्बत अंदाज में जिक्र होना, उसको मेंशन किया जाना भी हमारे लिए फ़ख्र का लम्हा था। पाकिस्तान का इस मामले में मरकज़ी किरदार, ये ओवरऑल डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की कितनी बड़ी कामयाबी है? क्योंकि जिस किस्म की धमकियाँ दी जा रही थीं, हम आज शायद कोई और ख़बर दे रहे होते और कुछ और बात कर रहे होते। कुछ भी हो सकता था। मेरा ख्याल है ये जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है अमन के लिए और इस सीज़ फायर के लिए ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये पाकिस्तान की बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंट सफारती कामयाबी है। लेकिन हमें माजी पे भी एक नज़र डालनी चाहिए, इसलिए कि माजी में भी पाकिस्तान ने एक जो रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर के ज़माने में, मिसाल के तौर पे उस वक्त पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान जो राबतोशमा हुआ था उसमें एक कलीदी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान ही की वजह से अमेरिका से हेनरी किसिंजर, आपको याद होगा, एक सीक्रेट विज़िट पे गए जो पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, और इससे फिर मैं समझती हूँ कि जो कोल्ड वॉर थी वो रीशेप हुई। सो पाकिस्तान का रोल आप देखें कि कितना सिग्निफिकेंट था उस वक्त भी। और फिर 5 साल पहले पाकिस्तान ने कम से कम खित्ते की जियोपॉलिटिक्स पे असरअंदाज हुआ। पाकिस्तान ने मीडिएट किया अमेरिका और तालिबान के दरमियान, जिससे कि दोहा एग्रीमेंट हुई, और फिर उसके तहत अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से मिलिट्री विड्रॉल की। अब फिर से पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे आया है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है टू ग्लोबल पीस, हालांकि अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन अभी तो वो आर्जी है, 15 दिन के लिए है। तो अब हमने देखना है ये कि जो मुज़ाकरात इंशाल्लाह होंगे इस्लामाबाद में, क्या उन मुज़ाकरात से भी कोई नतीजा उस तरह का निकलेगा कि एक परमानेंट एंड हो टू कॉन्फ्लिक्ट इन आवर रीजन। यू आर वेरी राइट। थोड़ा हमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बिकॉज अभी भी बहुत मरहला जो है वो बाकी है। मलिहा साहबा, ये बताएं कि इस पेशरफ्त के बाद दुनिया भर में इज़हार इत्मीनान है, सवाए 2 ममालिक के, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ऑफ कोर्स इंडिया इजराइल। अब इंडिया की तो जलन चले, ओके फाइन, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड वो समझ आ जाती है। इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान को बड़ा डेंट पड़ा है। अब वो डेंट पड़ा है नहीं पड़ा, वो उन्होंने भी जैसे एक पॉज होता है, उन्होंने क्या पॉज दिया है या वो स्टॉप देंगे? किस तरह आप इसको देख रही हैं? देखिए, भारत तो बिल्कुल ही बुरी तरह से मैं समझती हूँ कि साइड लाइन हुआ है, रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पे था। इजराइल के साथ उन्होंने लाइन अप किया, और आप देख लें कि नतीजा क्या निकला उनके लिए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि इजराइल का रोल आगे जाके, बल्कि अगले चंद दिनों में बहुत, मेरा ख्याल अगर दोनों पार्टी से है कि अगर आ गई है एक स्पॉइलर के तौर पे दोनों एक्ट किया, तो फिर ये सीज़ फायर जो है ये इन डेंजर होगी, ये ख़तरे में आ जाएगी। तो अब अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इजराइल को रिस्ट्रेन करे, कंट्रोल करे, कंटेन करे। सो ये बहुत ही बड़ा एक इम्तिहान भी है सदर ट्रंप के लिए, इसलिए कि अब तक तो जो नेतन्याहू इजराइल के वज़ीर आज़म एक तरह से जो ट्रंप को कहता रहा है, ट्रंप उसी पे एक्ट करता रहा है। लेकिन अब हमने देखना ये है कि क्या अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है कि उनके मुफाद मुख्तलिफ हैं और इजराइल के मुफाद मुख्तलिफ हैं। देखें, इजराइल जो है अभी भी
अपनी उसने जंग जारी रखी है लबनान पे जो हमले कर रहा है। तो ईरान ने तो बहुत क्लियरली कहा था कि ईरान पे लबनान पे हमले ख़त्म होने चाहिए इज़राइल के, बल्कि वो भी एक सीज़ फायर का आप कह लीजिए हिस्सा है। तो ये बहुत ज़रूरी अब है कि अमेरिका जो है वो इज़राइल को रोके, ताकि इज़राइल कोई इस अमन के प्रोसेस को सैबोटाज ना करे। अच्छा मगर ज़ाहिर है हाँ, हमें अच्छा लग रहा है पाकिस्तान की बात हो रही है, सारी खुशगवार बातें अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह है कि जो हुआ है वो मुस्तकिल क़याम अमन की गारंटी तो नहीं है। मुस्तकिल क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद में मुतवक्किल मुज़ाकरात से ही कुछ निकलेगा जो भी निकलेगा, और हम सब उसके लिए बहुत पुरुम्मीद, बहुत दुआगो हैं। कितनी उम्मीदें हमें रखनी चाहिए? मेरा ख्याल अगर दोनों पार्टीज यहाँ तक आ गई हैं कि वो दोनों ने सीज़ फायर पे आमादगी इजहार करके सीज़ फायर इफेक्ट में आ गया है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो आइंदा दिनों में मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट टॉक्स, फेस टू फेस टॉक्स, तो होपफुली वो भी प्रोडक्टिव ही रहेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि वो जो सीज़ फायर है वो बहुत फ्रेजाइल है, तो इन मुज़ाकरात के दौरान ये ना हो कि वो सीज़ फायर किसी तरह से वायलेट हो या इज़राइल सैबोटाज करने की कोशिश करे। दूसरी अहम चीज़ ज़ाहिर है मुज़ाकरात दमसेल्व्स, द टॉक्स दमसेल्व्स, अभी दोनों मुल्कों की पोजीशंस काफ़ी फार अपार्ट हैं। तो अब देखना ये कि क्या वो कॉमन ग्राउंड ढूंढ पाएंगे, तो कबल उस वक्त होगा कहना, लेकिन हमें उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए, इसलिए कि हमने देखा कि दोनों मुल्क चाहते थे एक ऑफ रैम्प इस क्राइसिस से। दोनों मुल्क मैं समझती हूँ एग्जॉस्ट हो चुके थे, और दोनों मुल्क का अंदाज़ा बिल्कुल करेक्ट था कि अगर ये जंग जारी रहेगी तो अगला जो मरहला होगा इस जंग का वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये आप कह लें रियलाइजेशन, ये असेसमेंट और ये कैलकुलेशन दोनों साइड्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज इसकी वजह से ही फिर दोनों साइड्स पीछे हटी हैं एंड दे एग्रीड टू अ पॉज। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो होपफुली आ ही जाएंगे और कोई ना कोई नतीजा खेज मुलाकात होगी। डॉक्टर मलिह अलोधी साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये कॉमन ग्राउंड वाली जो बात है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिटरली थ्रू आउट द जंग तो लग रहा था देयर इज नथिंग इन कॉमन, और बिल्कुल बिलिजरेंट स्टांस दोनों मुल्कों का था। दोनों क्या मतलब इजराइल और अमेरिका तो जुड़े हुए हैं, और साथ ईरान opposite. Now to find that common ground in Islamabad tomorrow onwards, that is going to be a task and a half. अच्छा जी, पाकिस्तान सुपर लीग 11 का कराची सीजन जो है ना वो कल से शुरू हो चुका है, आपको ये बताना है, लेकिन जगह की तब्दीली भी हैदराबाद किंग्समैन के नताइज ना बदल पाई, तो ये नई टीमें जो हैं दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम। पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद के बाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हराया। हैदराबाद किंग्समैन की टीम पहले खेलते हुए 145 रन बनाकर आउट हो गई थी। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ आखिरी गेंद पर बाय द वे हासिल किया। सो इट हैज बीन अ सनसनीखेज मुकाबला वैसे टू बी ऑनेस्ट। और बाबर आजम 43 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। पीएसएल में हैदराबाद किंग्स की ये लगातार चौथी शिकस्त है। और आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, और दोपहर 2:30 बजे आपको बता दें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच होगा, जबकि शाम 7 बजे होगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। राशिद भाई हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं जो हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राशिद भाई, हम तो जरा जंगों में भी बिजी थे, मतलब पीस नेगोशिएशंस को कवर करने में बिजी थे। हमने कुछ जंग का नहीं किया, हम तो पीस के लिए बिजी थे। हम पीस वाले हैं, लेकिन जाहिर है दुनिया की एक जंग रुकवाई है। बट कल बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस भी हुए हैं। बताइएगा व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर हैदराबाद किंग्स में? सेम हमारी पिंडी के साथ जो है न्यू टीम है, शायद अभी एडजस्ट नहीं हुए, कॉम्बिनेशन सही नहीं बना, कुछ प्लेयर्स मिसिंग हो गए। अगर आप लेते हैं ना, फॉरेन ही लेते हैं तो अवेलेबल नहीं होते, लेकिन कोई इसमें ये नहीं है कि कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपकी टीम 4 मैच के बाद एक आध मैच ऐसा होना चाहिए जिसमें लगे कि वाकई में ये टीम तगड़ा खेल सकती है। हालांकि कल का मैच उनको सूट करता था, वेन्यू चेंज हुआ है और कराची में स्पिन पिचेज होती हैं, डोमिनेशन होती है, स्पिनर्स की होती है। कल इफ्तिखार जो कि पहला मैच शायद खेल रहे थे इस टूर्नामेंट का, उन्होंने 4 आउट कर दिए, और टू मच लेफ्ट हैंडर जो थे उनके वो कभी कभार आपको वो फायदा नहीं पहुंचा सकते। साइम अय्यूब हो जाए या मास सदाकत हो जाए, परेरा अच्छा खेल, लेकिन फिर भी फाइटिंग
स्प्रिट नजर आई हैदराबाद में, गए आखिर तक गए वो, फिर हमें तखार नजर आए, उन्होंने मैच जितवा दिया। बाबर थ्रो खेले, आराम से खेले, लेकिन क्या टारगेट छोटा था। कराची के मैचेस थोड़े से डिफरेंट लगेंगे, लगता है कि वहाँ पे जैसे लाहौर कद्दाफी स्टेडियम में मैचेस थे 200 प्लस चेज हो रहे थे, 189 या 190, 2 ओवर पहले ही चेज हो रहे थे। यहाँ पे थोड़ा कदरे मुश्किल लगेगा, यहाँ पे स्पिन ज्यादा हो और जो कि ड्राई पिचेस होंगी और मैच जब ज्यादा होंगे तो मजीद इसमें खराबी आ सकती है। लेकिन क्या टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं अभी, ये भी क्राउड अलाउ नहीं है, जिस तरह से आपने कहा आप बिजी रहे कल की ट्रांसमिशन में, हम देखने में बिजी रहे थे उसमें, तो बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। जो भी कुछ होना है तो हमारे क्रिकेट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसका, लोग आना शायद हो सकता है नेक्स्ट वीक या कुछ। हम तो बहुत वी आर गनिंग फॉर इट एक्चुअली हो जाए और पेट्रोल प्राइसेस दुनिया में जैसे नीचे आ गई हैं और हमारे यहाँ भी नीचे आ जाएं तो फिर क्या ही हमें ऑब्वियसली वी शुड ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज हमें नजर आ रहा है कि पीएसएल ऑब्वियसली उस तरह नहीं हो रहा, थोड़ा सा लैक लस्टर है, एंड ऑब्वियसली इर्द गिर्द हमारे खित्ते में हो क्या रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वी डू एक्सपेक्ट दैट। थोड़ा सा भट्टी साहब इस पे मजीद रोशनी डालें कि लाहौर से अब मैचेस वेन्यू बदल के कराची आना वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है ऑन द गेम ऑफ क्रिकेट। देखिए, क्रिकेट के लिए तो अच्छा है कि दुनिया भर में जो लीग्स होती हैं वो तो होम एंड अवे कॉन्सेप्ट पे होती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी टीमें हैं जिनका होम ग्राउंड ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो 3-4 ग्राउंड्स में होता है। इस बार पीसीबी ने पहले 6 ग्राउंड पर अनाउंस किया, फिर जो सूरत हाल बनी अब 2 ग्राउंड तक महदूद रहा। मेरे ख्याल में कराची का आ जाना, और कल क्या जबरदस्त नेशनल स्टेडियम की शक्ल नजर आ रही थी, मैंने तो ग्राउंड में पूरा मैच कवर किया, बहुत खूबसूरत ग्राउंड लग रहा था। लेकिन वहां जो एक चीज मिसिंग थी, मैच भी बहुत अच्छा हुआ, आखिरी गेंद तक मैच किया, क्राउड मिसिंग था। अल्लाह करे कि क्राउड आ जाए और जी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उम्मीद हमारी भी यही है कि अगले राउंड तक हालात ना, अगर ये इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो कामयाब हो गए तो फिर तो सब सेट ही हो जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। बहुत अगर मगर की खैर बात है इंशाल्लाह। आज है जी लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद और दूसरा किसका है? दूसरा है जी कराची पेशावर वर्सेस पेशावर। So राशिद भाई, your thoughts on that, which is let's talk about the first one जो कि 3 बजे दोपहर को होना है लाहौर। मैं एक बात राशिद भाई के जाने जी भट्टी साहब, देखिए कल पेशावर ज़ल्मी 11 दिन बाद पहला मैच खेली, एक मैच बीच में बिल्कुल बारिश के नजर हुआ। अब अगले 4 दिन में पेशावर ज़ल्मी को 3 मैचेस खेलने हैं, तो मेरे ख्याल में जो टूर्नामेंट की उस दिन भी हमने परसों तरसों भी बात की थी। भट्टी साहब ये बता दें एक्चुअली, और हमने शायद ये पहले भी बात की थी कि ये स्केड्यूल कौन बनाता है, मतलब इतना बड़ा गैप से तो होती है, बट भट्टी साहब यू हैव बीन कवरिंग द मैच, पीएसएल के अथॉरिटीज भी वहां होती हैं, डिड यू नॉट आस्क दिस क्वेश्चन? क्योंकि इस तरह फिर पॉइंट्स टेबल हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? एक के 3 मैच हैं, एक के 6 मैच हैं, अपने पॉइंट्स करके बैठ जाएगा 4 दिन के लिए और दूसरे को दूसरा स्ट्रगल कर रहा होगा टू रीच दैट। मेरे ख्याल में राशिद भाई इसका बेहतर इसलिए जवाब देंगे कि ये अभी चूंकि रावलपिंडीज की टीम के साथ मुंसलिक भी है, तो ये बेहतर बताएंगे। लेकिन डेफिनेटली फ्रेंचाइजीज को वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं, लेकिन इस तरह की शेड्यूलिंग मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है कि 11 दिन बाद पेशावर ज़ल्मी कल पहली बार ग्राउंड में उतरी और अगले 4 दिन में अब उनको 3 मैच खेलने, कल मैच खेले, 24 घंटे बाद आज दोबारा पेशावर ज़ल्मी को मैच खेलना है। राशिद भाई आप बताएं ये कैसे होता है, मतलब हु इज मेकिंग दिस शेड्यूल? इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, और पहले जो शेड्यूल बना वो 5 सेंटर्स का बना, जिसमें फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी भी शामिल थे, और उसमें भी थोड़ी सी जाहिर सी बात है फ्रेंचाइज के बाद जब आता है तो आपसे डिस्कस करते हैं कि ये शेड्यूल आ रहा है। उसमें भी कुछ बातें ऐसी हुई जैसे पूछी गई कि ये इतने ज्यादा मैचेस, हमें 6 मैचेस लगातार 6 डिफरेंट वेन्यूज पे ट्रैवल कराया जा रहा है, बल्कि 1 या 2 फ्रेंचाइज अपने ही वेन्यूज पे 5 लगातार मैचेस खेल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, इसमें आपके पास कितनी प्रोडक्शन किट्स हैं ये बहुत अहम है। तो अगर 2 या 3 सेंटर के पास मौजूद हैं तो फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल करा सकते हैं। अगर जैसे लाहौर में एक सेंटर में किट लगाई हुई थी प्रोडक्शन की, तो वहीं पे हमें मैच कराने हैं, अब उसको खत्म करके हम कराची आए हैं वापस, तो इसमें और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कि इक्वली एक नंबर 1 ये होता है कि आपके मैचेस के सेंटर पे कितने हैं, दूसरा होता है कि डे मैच कितने हैं, नाइट मैचेस कितने हैं, कितना गैप है।
तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 8 टीम्स की उसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ी सी दे सकते हैं कि 2 वेन्यूज हो गए, उसमें इनके पास शायद थोड़े इश्यूज नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हम मार्जिन दे सकते हैं इनको। लेकिन जब 4 से 5 वेन्यूज हो जाते हैं उसमें आप आराम से नंबर ऑफ मैचेस, नंबर गैप कितना होगा। अच्छा, आज के मैच के फेवरेट्स बता दें जरा क्विकली। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद में आपको किसका ज्यादा चांस लग रहा है? लाहौर बेहतर लग रही है, लाहौर ज्यादा बेहतर लग रही है यहाँ पे। और भट्टी साहब, इस्लामाबाद का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है लेकिन लाहौर मेरे ख्याल से बेहतर है। और भट्टी साहब, कराची पेशावर में आपको क्या लग रहा है? देखिए, कराची की टीम जो है, कराची के कप्तान डेविड वार्नर वो अभी तक पहुंचे नहीं है। उनके बारे में इत्तलात है कि आज पहुंचेंगे। एडम जैम्पा उनके पहुंच गए। दो यूएई जो प्लेयर्स गए थे, मोहम्मद वसीम और वो भी आ गए, हुजैमा, वो वापस आ गए। लेकिन मेरे ख्याल में कराची किंग्स की टीम बेहतर इसलिए है कि वो लगातार 3 मैच जीत कर आई है और बेहतर शेप में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब। थैंक यू एंड राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, दावत की बात करेंगे, सबकी निगाहें उसी पर होंगी। स्टिल नॉट ओवर इट, और वैसे भी हाउ शुड वी एंड वी शुड नॉट बी, बिकॉज अभी तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, कैसी हैं आप? अच्छा आसमा, मंगल की शाम तक जैसे बयानात आ रहे थे, जो हालात थे, वो माहौल लग नहीं रहा था कि अमेरिका और ईरान सीज फायर करेंगे, कभी किसी मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। लेकिन रात गए अचानक ये खुशखबरी भी आ गई। तो क्या ये एक बड़ा सरप्राइज था आपके लिए भी? You are in Islamabad. Tell us, give us the insights के what led to it. मेरा ख्याल है कि ये जो अचानक मंगल की रात को खुशखबरी आई थी, इसके पीछे बहुत एक मेहनत थी जो कि रंग लाई थी। और सोमवार के दिन से इन तमाम कोशिशों का आगाज़ हो चुका था, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्तकिल मुख्तलिफ़ जो ममालिक थे उनके साथ राब्ते में था, जिनमें चीन भी था, जिसमें मिस्र भी था, जिसमें तुर्की भी था। और पाकिस्तान मुस्तकिल उनके साथ बात करके, और ईरान और अमेरिका के साथ तो बात हो ही रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सोमवार को के दिन से ये कोशिशें शुरू हुई थी, उसका जो नतीजा था वो मंगल की रात को निकला। और ऐन उस वक्त पे निकला जबकि कुछ घंटों के बाद अमेरिका की जो डेडलाइन थी, जो मोहलत थी, वो पूरा होना थी। तो इसके पीछे एक पूरा थॉट प्रोसेस था। इस पूरी जो ट्वीट आया प्राइम मिनिस्टर का रात गए, उस ट्वीट के पीछे या उस एक्स पोस्ट के पीछे जो था वो पाकिस्तान की वो तमाम डिप्लोमेसी थी जो कि मुस्तकिल पाकिस्तान आजमाए हुए था। इसमें एक बड़ा की जो रोल था वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो देखने को मिला। और मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि जितनी भी हमने डिप्लोमेसी देखी है, ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यानी कि फील्ड मार्शल का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात करना, या फिर जेडी वेंस के साथ राब्ते में रहना, या फिर चीन के साथ जो है वो राब्ते होना, और फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब के चाइना जाना। इस पूरे मामले के अंदर जो है वो अगर कोई बहुत अहम रोल था तो वो डिप्लोमेसी के साथ साथ, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, मिलिट्री डिप्लोमेसी का रोल बहुत अहम था। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर एक वाज़े जो पैगाम था, उसने ईरान को अपनी पोजीशन से हटने के लिए भी मजबूर किया, जिसकी वजह से ईरान, आप देखें कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से पाकिस्तान को उन्होंने मायूस नहीं किया। यही वो वक्त था जिसमें पाकिस्तान ये चाहता था कि ईरान अपनी जो एक एक्सट्रीम पोजीशन है उससे थोड़ा सा नीचे आए, और ये जो एक तरह से ईरान की इस वक्त फतह की सूरत है, या वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका इस पूरी जंग के अंदर कि वो सस्टेन कर रहे हैं, और उनकी सस्टेनेबिलिटी ये सबसे बड़ी उनकी फतह है, तो उसको जो है मज़ीद आजमाया ना जाए। और मेरा ख्याल है यही बात थी जो कि ईरानी गवर्नमेंट को समझ में आई, और ये जो पैगाम रसानी हुई उसमें मुश्तबा खामनाई साहब, जो कि अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उनका एक बहुत अहम किरदार हुआ, जो कि फाइनल नोट उनकी तरफ से आई, और फिर अब्बास अरागची साहब जो है उन्होंने ये नोडिंग जो है वो की। अच्छा आसमा साहब, फायर वक्ती भी है, ज़ाहिर नामुकम्मल भी है। लबनान पर इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहा जा रहा है कि लबनान का इसमें शामिल होना, हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट थी उसमें क्लियर कट लेबनान लिखा हुआ था। सो इसराइल से तो पाकिस्तान बराह रास्त बात करता नहीं है। सो कौन है जो अब इसराइल को लबनान से दूर करे?
देखिए, एक तो पहली जो सबसे बड़ी इसमें कामयाबी है वो ये है कि पहली बार इसके अंदर जो है वो लबनान के अंदर भी सीज़ फायर की बात हुई है, जिसको कि तस्लीम किया गया है। अब ये कल तक ये रहती है नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे नेतन्याहू ने इसकी मुखालफत कर दी है। वो ये चाहते हैं कि ये लबनान को इसमें से निकाला जाए। वो ईरान की हद तक सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन लबनान को वो जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, यानी उनके ऊपर वो हमले करना चाहते हैं। और आज इस सूरत में एक वायलेशन भी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक प्रोसेस है, पीस प्रोसेस, इसको अब देखना ये है कि इसको कितना सस्टेन करें। यही वजह है कि कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जो है इसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नाकाम बनाना पड़ेगा। तो लबनान का टेबल पे आना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले कभी लबनान टेबल पे नहीं आया, और सिर्फ लबनान नहीं आएगा बल्कि इसमें जितने भी जो एलाइज हैं ईरान के, जिसमें कि मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप हैं, वो भी इसके अंदर बातचीत उनके ऊपर होगी, उस हवाले से होगी। तो जहाँ पे एक विंडो ये निकलेगी कि लबनान के अंदर अमन हो, वहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि मौका आए या ऐसी मामलात भी हों जिसमें कि जितने हिमायत याफ्ता गिरोह हैं इस पूरे रीजन के अंदर ईरान के, उनको गैर मुसल्लह करने के ऊपर भी बात की जाए। तो अभी एक वाइडर एजेंडा है जो 10 नुकाती है। इस वाइडर एजेंडे के ऊपर कहाँ और ये जो आया है 10 नुकाती एजेंडा, जिसको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बातचीत के लिए कबूल किया है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी होमवर्क हुआ, जिसके बाद ही इसको पब्लिक किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ चुकी हैं, और इस्लामाबाद में इसीलिए फौरी तौर पर जो है वो जुम्मे के रोज़ ये सिटिंग भी रखी गई है, ताकि इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए, और जितनी जल्दी हो सके इसको एक देरपा अमन की सूरत जो है वो ढालने में, या मुस्तकिल जंगबंदी जो है उसमें ढालने के लिए इसको यकीनी बनाया जाए। होपफुली जी ऐसा ही होगा। आसमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमी नाउ। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान ने आलमी मईशत पर ज़बरदस्त खुशगवार असरात मरतब किए हैं, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि जंगबंदी ने आलमी मईशत के निढाल होते हुए वजूद में जिंदगी की नई रूह फूंक दी। मतलब हम तो बड़े खुश हुए, बड़े खुश थे सारे। ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट सारे ही मुल्कों की तकरीबन पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट कल से बता देते हैं आपको, आलमी स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में कल 14,137 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, और मार्केट 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद हुई। अच्छा, आज का जो माहौल है ना, रुझान जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन सूरत हाल ये नहीं है कि बुरी है। आपने हरबस खोलने का फैसला सामने आते ही तेल की आलमी मंडी में कीमतें भी कम हो गई, 16% तक कमी देखी गई, जिससे पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी की उम्मीद भी जाग उठी है। पाकिस्तानी आज तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल खरीद रहे हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से वाबस्ता ज़राए के मुताबिक खाम तेल की कीमतों के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल 55 रुपये और डीजल 95 रुपये से 100 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। और इस वक्त आवाम की नजरें भी हुकूमत पर जमी हैं, और मुतालबा एक ही है कि पेट्रोल की कीमतें साहब कुछ कम करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब अब ये बाकी सब कुछ हो रहा है तो ये भी साथ साथ ही होना चाहिए, और इनमें कमी भी इसी मकदार से होनी चाहिए जिस हिसाब से उन्हें बढ़ाया गया था। मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना 55 कम हो जाए, नो, इट नीड्स टू कम बैक टू वेयर इट वाज। और वज़ीर आज़म सर्टनली इसका जायज़ा भी लेंगे। अशरफ मलकम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ज़ाहिर है वी ऑल्सो अंडरस्टैंड सौदे हमारे यहाँ आ चुके हैं, और जब कीमतें बढ़ी हुई थी हमारे यहाँ सप्लाई डिमांड का कोई ऐसा डिस्ट्रप्शन नहीं पैदा हुआ। जब भी जिसको भी तेल चाहिए था मिला, देयर वाज नो सप्लाई डिस्ट्रप्शन। वो सौदे महंगे ही खरीदें, नेचुरली उनकी कीमत ज़्यादा ही होगी, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो रिमाइंड आवरसेल्व्स कि जब ये सौदे ऑलरेडी मौजूद थे और हमारे पास स्टॉक था, तो हमने पिछले स्टॉक पर भी 55 रुपये फी लीटर बढ़ाए थे। सो क्या अब हम फौरी तौर पर कम करने की पोजीशन में हैं या करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जिस वक्त हमने ये तेल की कीमतें बढ़ाई गई थी, उनमें जस्टिफिकेशन ये दी गई थी कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी सूरत होती है जहाँ जो ऑयल कंपनीज हैं उनको प्रॉफिट होता है, उसके साथ ही लॉस भी होता है। लिहाजा उनका लॉस हमने एडवांस रोकने के लिए इंतजाम किए हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस गिरेंगी, जो कि सबको पता था जैसे ही वॉर ख़त्म हुई तो प्राइसेस गिरना है, तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि महंगे सौदे हुए हैं, उनको सस्ता तेल हमें करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। उस लॉस को ये कवर किया गया था, जस्टिफिकेशन ये दी गई थी कि उस लॉस को हम कवर कर रहे हैं। अब अगर तो इस हुकूमत को अवाम की फ़िक्र है, जो कि होनी चाहिए, माजी में तो नहीं रही जितने भी अमल हुए हैं, अगर कोई हुकूमत को फ़िक्र है तो फौरी तौर पे उनको इसको जो बेनिफिट मिला है, पॉज आया जो वॉर में 15 दिन का, तो उसमें जो
पेट्रोल की कीमतें कल के इदाद शुमार के मुताबिक 22% तक गिरी हैं। तो उसका बेनिफिट इस फ्राइडे, जो कल फ्राइडे है, आवाम को मिलना चाहिए, अब जो हुकूमत को है, लेकिन हमें उम्मीद वैसे बहुत कम है। गो के को सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग होती है ना, कि आवाम को हदायत कर दी, हुकूमत को हदायत कर दी, मुतल्लिका महकमों को कह दिया ये कर दो वो कर दो, वो एक शुरू हो गया जो कि हफ्ता 10 दिन तक जारी रहेगा। लेकिन जब कीमतें बढ़ानी थी, किसी को हदायत नहीं की थी, एक कमरे में बैठे थे, शाम को अनाउंसमेंट कर दी थी रात को 11 बजे, 2 वज़रा ने टीवी पे आके। अब अवाम की उम्मीदें तो यही हैं, कल से अवाम ने बात भी करनी शुरू कर दी है कि नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें गिरी हैं, बड़ी तेज़ी से गिरी हैं। कल शाम तक 21 से 22% तक गिरी थी। उसका फ़ायदा असूलन तो पिछले गवर्नमेंट के अपने स्टांस के मुताबिक कल जुमे की शाम पाकिस्तानी अवाम को पहुंचना चाहिए। पहुंचता है नहीं पहुंचता, ये सवाल आपसे करना चाहते हैं। देखिए, अवाम जो है ना, वो कब आया पहला जहाज, दूसरा जहाज, क्या चल रहा है, वो दे डोंट अंडरस्टैंड। उनको ये नजर आ रहा है कि सीज फायर हुई है, प्राइसेस कम हो रही हैं, हम तक कब ये बात पहुंचेगी, ये समझा दें कि व्हेन विल इट ट्रांसलेट टू द कॉमन मैन। जी बिल्कुल, हम आपने ठीक कहा, ये हुकूमत का फैसला है। मैं रिपीट करता हूँ, जब कीमतें बढ़ी थी इंटरनेशनल मार्केट में, हमने उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट से तेल नहीं खरीदा था। हमारे पास उसी दिन के इदाद शुमार के मुताबिक 28 दिन का तेल खरीदा, रिफाइंड तेल था, 10 दिन का क्रूड ऑयल था। लेकिन कीमतें हमने ये कह के बढ़ा दी थी कि मुस्तकबिल में कंपनीज को नुकसान होगा, वो नुकसान हम अभी से कवर कर रहे हैं। लिहाजा अभी जो नुकसान होगा एक्सपेक्टेड, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से कुछ जहाज़ महंगे खरीदे गए हैं तेल के, तो वो सस्ते बेचने पड़ेंगे। वो नुकसान तो पहले ही कवर कर दिया था हुकूमत ने। अब हुकूमत का फैसला है कि कितनी जल्दी जो बेनिफिट इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होने का आवाम को पहुंचाती है। लेकिन हमें मुझे कल तक उम्मीद नहीं है, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन जिधर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, उससे मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे जी। अच्छा, मतलब आपको कल तक उम्मीद नहीं है, तो क्या एक हफ्ते ये बोझ आवाम को और बर्दाश्त करना पड़ेगा? बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है कि एक हफ्ता कम से कम आवाम को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा जी। अच्छा, और इसके साथ सूबों का जो सब्सिडी प्लान है, जाहिर है पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, बाइकर्स के लिए 100 रुपए के हिसाब से सब्सिडी है, वो चल रहा है साथ साथ। इसको अब्दुल्ला, इसको यकीन करें जी, इतना शर्मनाक फैसला था, इतना इस पे अफसोस हुआ मुझे। एक तजवीज़ आई वफाकी हुकूमत की तरफ से कि सूबे सारे अपना हिस्सा डालें, हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाते। सब सूबों ने कहा, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध ने, कि नहीं आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, हम सब्सिडी देंगे। इसका मतलब ये है कि अवाम की जेब से पहले पैसे निकालें, फिर उसका तरीकाकार वज़ा करेंगे, फिर हम वापस अवाम को देंगे। मतलब हमारा नाम आएगा, हमारे इश्तहार चलेंगे, जो इश्तहार चल भी रहे हैं। ये आप ख़ुद फैसला कर लें, ये अक्लमंदाना फैसला है, अवाम की मोहब्बत, उनका ख्याल रखने का फैसला या दुश्मनी का फैसला है। पहले उनकी जेब से पैसे निकालो, फिर हम सोचेंगे कैसे करना। ऐप्स बनेंगी 3 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिम्मेदार के लिए। फिर आपको पता है हमारा सिस्टम जो है यही फैसला था ना, मतलब आई वंडर कि ये, आर यू श्योर कि ऐसा हुआ अक्रॉस द बोर्ड? यही फैसले सिंध में भी यही प्लान मुरतब किया गया, और एक्साइज वगैरह पे ट्रांसफर, और पंजाब में भी, और खैबर पख्तूनख्वा में भी रिलीफ इसी तरह से दिया जा रहा है। ये प्रपोजल्स, क्योंकि हमने भी यहाँ बैठ के सारों ने डिस्कस किए, हर किसी के प्लान्स थे, सब्सिडी एवरीथिंग, ये कभी इन इफेक्ट, इन प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ? कल एज पर यस्टरडे मुझे ये इफेक्टिव नज़र नहीं आया। ना मोटरसाइकिल वालों को सस्ता तेल मिला है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए हैं, ना ज़िम्मेदार को सस्ता तेल मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि आजकल तो थ्रेशिंग सीज़न चल रहा है, इस वक्त डीजल की ज़रूरत बहुत है ज़िम्मेदार को। उसमें मुझे एज़ पर यस्टरडे, कल शाम तक ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आई जी। आइंदा जो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इश्तहार चल रहे हैं टीवी पे, आप देख रहे हैं सस्ता तेल मिलना शुरू हो गया, उस पर प्रमोशन भी शुरू हो गई है, उसके अरबों रुपए का फंड्स भी एलोकेशन हो गई है कि वो उसको प्रमोट कैसे करना है गवर्नमेंट की इस कारनामे को, जो ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। तो वो एक आर्टिफिशियल दुनिया क्रिएट करके उसको प्रोजेक्शन जैसी की जा रही है कि हमने बहुत कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड एज पर यस्टरडे लोगों को ना सस्ता तेल मिला, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए, ना जिम्मेदार को सस्ता तेल मिला जी। चलिए जी, ये तो फिर होना चाहिए फौरी तौर पर, इस तमाम ऐलानात पे अमल दरामद होना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में आवाम से भी जानें कि आधे गेटिंग एनी सब्सिडी, जिनका ऐलानात जिनके किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ। लेकिन अभी कल रिव्यू होना है पेट्रोल प्राइसेस का, लेट्स फाइंड आउट कि जुमे को ये क्या फ़ैसला किया जाता है।
लेकिन अशरफ ये कह रहे हैं, हालांकि कल तक हमारे पास जियो समेत यही खबरें चल रही थी ज़राए से कि 55 रुपये पेट्रोल की कीमतों में कमी की जा सकती है और 95 रुपये डीजल की कीमतों में कमी की जा सकती है, लेकिन अशरफ हमें बता रहे हैं कि प्रॉब्ली कुछ दिन और यही कीमतें शायद बरकरार रखी जा सकती हैं। अच्छा, ओके, नाउ लेट अस मूव ट्रैक्स और थोड़ा सा मौसम की इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि मुल्तान जो है ना वो बड़ा फेमस है, ख़ासतौर पे गर्मी बहुत शदीद किस्म की पड़ती है मुल्तान में, लेकिन अभी जो हम कुछ देख रहे हैं एक रेन स्पेल ही हम कहेंगे, लेकिन उसके साथ जो यालाबारी हुई वो ऑलमोस्ट एक स्नो स्टॉर्म ही टाइप लगना स्टार्ट हो गया और उससे क्या नुकसानात हुए ये हम जानना चाहते हैं। इमरान चौधरी हमें बता रहे हैं। जी, मुल्तान में आज गुज़िश्ता 4 रोज़ की निस्बत मौसम कदरे बेहतर है, साफ़ है, आसमान पे सूरज भी जो है वो निकला हुआ है। गुज़िश्ता 4 रोज़ मुल्तान में कभी तेज़ कभी शदीद बारिश और इसके साथ साथ ज़ालाबारी होती रही है। एक रोज़ कबल मुल्तान में जो है वो शदीद ज़ालाबारी हुई है और मुल्तान के नवाही इलाकों और शहरी इलाकों में, जिसकी वजह से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर अमलाक को नुकसान हुआ, लोगों की सोलर प्लेट्स बड़ी तादाद में जो हैं वो मुतासिर हुई। इसके अलावा जो लोगों की गाड़ियाँ थीं उन पर डेंट पड़े। और अगर हम नवाही इलाकों की बात करें तो इस शदीद बारिश और ज़ालाबारी से जो है वो गंदम की फसल, और जैसा कि आपको पता है कि मुल्तान बागात का इलाका है और आम के बाग का जो बूर था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। शदीद ज़ालाबारी के बायस इस वक्त गंदम की फसल पक कर तैयार थी, उसके जो सिट्टे हैं वो बिल्कुल गंजे हो गए, जिससे फसल जो है वो 80 to 90% जहाँ पर ओला गिरा है वो सिट्टा जो है वो ख़त्म हो गया। और इस तरह जहाँ पर ओले नहीं पड़े और जहाँ पर सिर्फ शदीद बारिश हुई है वहाँ पर भी जो है वो गंदम की तैयार फसल थी वो लेट गई, जिससे काश्तकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ मौसम साफ़ रहेगा, लेकिन उसके बाद एक दिन जो है वो बारिश बताई गई है, लेकिन फिर उसके बाद मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा। आज भी मौसम गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जो है वो गर्म महकमा मौसमियात ने बताया है। कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। काश्तकारों का जो नुकसान हुआ है तो उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि जिन एरियाज़ में शदीद ज़ालाबारी हुई है और बारिश ने जो है वो गंदम की फसल को नुकसान पहुँचाया है वहाँ का सर्वे करवाया जाए और उनको जो है वो सब्सिडी दी जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि पहले ही जो ज़रूरी मदाखिल हैं और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे काश्तकार जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ में है और अब मज़ीद ये जो बारिशों से नुकसान हुआ है तो वो मज़ीद कर्जे के नीचे दब गया है। तो उनका ये मुतालबा है कि जहाँ पर ज़ालाबारी हुई है और शदीद बारिश हुई है हुकूमत जो है उन इलाकों के जो काश्तकार हैं उनको कोई इमदादी रकूम जो है वो फराहम करे। जी, सो ट्रेजिक। ओहो, ये तो देख के बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी। मतलब गंदुम की हालत देख, अव्वल तो ये क्या हो रहा है, मैं तो सोचिए आप ये विजुअल्स मुझे लगा कोई गलती हो गई है विजुअल में हैं। एक्चुअली ये लगा था कि किसी और मुल्क के किसी और जगह के शायद लग गए हैं, लेकिन आजकल आपको पता है ना अब्दुल्ला, यालाबारी इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ स्नो स्टॉर्म और मतलब उसका क्या साइज होता है और फिर आप ये गाड़ियां देख रहे हैं किस अमलाक का जो नुकसान हुआ मुल्तान ज़ाहिर है हमारे आमों की प्रोडक्शन के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है मुल्तान का रीजन, और जो आम का फूल होता है बड़ा नाजुक भी होता है और इस तरह इतने बड़े साइज के ओले जिनसे गाड़ियों की विंडस्क्रीन टूट रही है अगर वो पड़ रहे हैं बागात में तो आम की फसल कितनी ज्यादा मुतासिर हुई है। गंदम की फसल ये तो आपको शक्ल देख के नजर आ जाएगा और अकॉर्डिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट वो 80 to 90% जहां जहां ओले पड़े हैं वो तो तबाह हो ही गई है। नाउ दिस इज अलार्मिंग। बाकी चीजें तो फिर भी हैंडल हो जाती हैं, लेकिन क्लाइमेटिक चेंज को किस तरह हैंडल किया जाए वो भी हो सकता है, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बैरून मुल्क जाने वालों का एक इशू ये सामने आता रहा है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर FIA की जानिब से उन्हें रोक दिया जाता है, ऑफलोड भी किया जाता है, फिर लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके दस्तावेज़ात के मसाइल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के मसाइल होते हैं, लेकिन कभी कभार बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती और फिर FIA ऐसा क्यों करती है ये बड़ा सवाल उठता है। इस पर बड़ी बातचीत होती है और कुछ इल्ज़ामात भी लगते हैं कि प्रोफाइलिंग हो रही है। मतलब किस किस्म की प्रोफाइलिंग हो रही है, ये सारे जो सवाल है ना उसके बाद फिर बहुत से भीख मांगने वाले आपको पता है कि फिर वो बाहर जाते हैं पूरे अव्वल तो उनको किस तरह वीज़े मिलते हैं, किस तरह पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से डिपोर्ट होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन। फेक पासपोर्ट। डायरेक्टर इमिग्रेशन एयर एंड सी पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब। शहजाद साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। सवालात अवाम के बहुत सारे हैं, बताइएगा मतलब कश्तियाँ डूबने के, लोगों के जहाँ बहक होने के मुतअद्दिद वाक़यात हुए और उसके बाद शदीद क्रैकडाउन किया गया, पर्टिकुलरली हमारे गुजरात गुजरावाला डिविजन्स एंड सराउंडिंग्स में। उसके बाद से अब ये
डंकी लगाने वालों की या जो रूट्स वो इस्तेमाल कर रहे थे, कितने फीसद कमी देखी गई है? एंड आर देयर स्टिल रूट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस? अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसमें होता ये है कि जब हम किसी भी रूट पे क्रैकडाउन करते हैं तो फिर ऑल्टरनेटिव रूट्स, क्योंकि मार्केट ने तो अपना काम करना है, वो ऑल्टरनेटिव रूट्स को नए नए रूट्स जो है ना वो आते रहते हैं हमारे सामने। फॉर एग्जांपल आजकल ये काम हुआ है, पहले हमारे पास जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। लोग जैसे एक आपको रूट की एग्जांपल देता हूँ, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करते थे, उसमें भी जो सी के लिंक्ड कंट्रीज़ थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीरा लियोनी कंट्री था, सेनेगाल कंट्री था, वहाँ से ये लोग जाते थे मोरक्को और मोरक्को से स्पेन की तरफ। तो ये डंकी का एक बड़ा ट्रेडिशनल रूट चलता आ रहा था। इसी तरह अगर बाय लैंड यहाँ से पाकिस्तान से किसी को जाना था तो ईरान, ईरान से टर्की और टर्की से फिर यूरोप की तरफ जाते थे। अभी आजकल ट्रांजिट रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जिसमें 2 रूट्स का मैं जिक्र करूंगा। जैसे अज़रबैजान है, वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ से रोमानिया या फिर रशिया की तरफ जाके फिर यूरोप की तरफ जाते हैं। एक और तरीका अब शुरू कर दिया जब हमने सख्ती बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि उम्रे पे हम लोगों को इतना ज़्यादा रोक नहीं सकते, आपको इंटेंशन नहीं पता होती। लोग क्या करते हैं, उम्रे का वीज़ा लेते हैं, वहाँ पे उम्रा उनकी इंटेंशन नहीं होती। उम्रे के वीज़े के बाद जो ई वीज़ा कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट का ई वीज़ा लेके इजिप्ट जाते हैं, फिर वहाँ से लीबिया और लीबिया से आगे फिर दोबारा यूरोप की तरफ। रूट तो बना होता है। जी, लेकिन ये बताएं कि प्रोफाइलिंग फिर क्या होती है? मतलब हाउ, आप कह रहे हैं ना लोगों को रोक नहीं सकते, बल्कि उम्रे के लिए जा रहा है तो उम्रे के लिए भी सिर्फ जा सकता है। क्या देखते हैं? अच्छा मैम, प्रोफाइलिंग पे हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना होता है, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक पूरा मेथड है जिसकी बेसिस पे हम प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल एडवाइजरीज हमें आती हैं इटली से, ग्रीस से। कुछ अर्सा पहले एक इसी तरह का शिप पकड़ा गया जिसमें पाकिस्तानीज़ थे, वो वहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं और पूरे इंटरव्यूज़ फिर हमारे पास आते हैं। और ये FIA का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे रिस्क एनालिसिस यूनिट इन्होंने बनाया हुआ है, जिस बेसिस पे ये पूरा का पूरा इमिग्रेशन काम करता है। हमारे पास एक IBMS सिस्टम है जहाँ पे सारा डाटा जब हम पासपोर्ट डालते हैं पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम में फीड हो जाता है। उसकी बेसिस पे हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कितने और ऐसे पैसेंजर्स हैं जो उसी दौरानिए के अंदर, मिसाल के तौर पे 4 बंदे हमारे पास पकड़े गए पिंडी भटिया के ग्रीस के अंदर, हम उसी फ्लाइट के अंदर उसी चीज़ के अंदर ये देखेंगे कि उस एजेंट के और कितने लोग थे। अगर 50 का ग्रुप था तो बाकी सारों का भी यही इंटेंशन थी। एक तो ये रिस्क एनालिसिस यूनिट हमें बता रहा होता है। मैं आपको मतलब ये यूजिंग AI फॉर दिस, क्योंकि बड़ा आसान हो जाएगा काम उससे। AI का भी जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे प्रोफाइलिंग की अभी हमारा जो AI बन रहा है उसमें यही है कि आप घर बैठे अपना सारा का सारा डाटा उसमें डाल दें, वो आपको ये बता देगा आप हाई रिस्क पैसेंजर हैं या लो रिस्क पैसेंजर हैं। जब हाई रिस्क पैसेंजर को भी पता होगा जी, तो हाई रिस्क अगर पैसेंजर है तो हमने प्री डिपार्चर सेल्स पूरे पाकिस्तान में बना दिए हैं डायरेक्टर्स ऑफिस में। आप वहाँ जा सकते हैं थोड़े पहले, अपनी फ़्लाइट के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइज कराएं, वहाँ पे इंटरव्यू होगा वो कराएं। अगर आप क्लियर होते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। वैसे शहजाद साहब, ये तो फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, इफ समबडी इज ट्रैवलिंग और वो वाकई जेन्युइनली उसी काम के लिए जा रहा है, लेकिन उसको अगर पता हो कि मैं हाई रिस्क हूँ तो अपने क्लैरिटी कर ले ताकि उसकी फ्लाइट वगैरह ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नौकरी के झांसे दे लें या फिर नौकरी की तलाश में जाते हैं, ड्राइविंग की नौकरी के लिए जा रहे होते हैं, ना ड्राइवर्स लाइसेंस होता है ना ड्राइविंग आती होती है, ये तादाद तो नहीं रुकी? अच्छा, इसमें भी हमने ये कर दिया है कि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क वीज़ा किसी का है हमारे पास एज अ ड्राइवर, हम उसको ये तो जाली वर्क वीज़ा लगते हैं। जाली, मैं आपको आज का ही केस बताता हूँ। फ्रांस का हमने एक गैंग पकड़ा है, उसकी भी अभी अरेस्ट चल रही हैं। बहुत सारे मतलब 9 के करीब हमने लोग पकड़े हैं, जिसमें कराची के भी लोग शामिल थे, पंजाब के भी थे, लाहौर के भी थे। सुबह ही एक हमने अरेस्ट की है, उसके अंदर फ्रांस का जाली वीज़ा हो रहा था। अब वो कैसे बन रहे थे कि हम जो उनके चेक्स होते हैं जब हम सिस्टम पे UV लाइट्स के अंदर डालते हैं तो वो जो वीज़ा की सारी चीज़ें हैं कि हमने जो चीज़ें चेक करनी है और हमें उन्हीं कंट्रीज़ ने बताया आपने इन चीज़ों को चेक करना है, और मशीन्स हमें जो है US ने प्रोवाइड की हुई हैं। तो उस पर हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं कि आया ये जाली है या ये ठीक है। और ये हमने जैसे एक गैंग पकड़ा, इसमें फ्रांस के जाली वीज़ों का काफ़ी काम हो रहा था। तो इस तरह हम आए दिन चीज़ें पकड़ते रहते हैं जिसमें ये सारे इस तरह की चीज़ें। या और मैं आपको थोड़े दिन पहले की एग्जांपल दूं, जो हमारे पास से माजूर लोग जाते हैं बाहर मांगने, तो हमें ये होता है कि ये माजूर है और ये ठीक मांग रहे हैं। अब जब हमने उसकी इंटेरोगेशन की, पकड़ा, तो पता ये लगा कि बिटकॉइंस के अंदर भी पेमेंट्स हो रही हैं हवाला हुंडी के जरिए, और कनाडा के दिमाग है कि किस तरह ये लोग जा रहे हैं। तो ये हमें जो है ना बैक पे सारी चीज़ें जाके देखनी होती हैं। अब ये माजूर लोग जा रहे हैं और ये वहाँ पर जाके भीख मांग रहे होते हैं, ज़्यादातर भीख मांग रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद जो उसका पेमेंट मैकेनिज्म है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किस तरह काम कर रहा होता है। तो ये केस के हवाले से हमने देखा कि कनाडा के अंदर इनका सरगना बैठा था और सारी हवाला हुंडी के जरिए कुछ पेमेंट्स हो रही थी, कुछ
हो रहा था? बिटकॉइंस में पेमेंट हो रही थी। तो फिर एज FIA हम चूँकि इमिग्रेशन पे लास्ट कॉर्नर पे बैठे हैं, इसके बाद बंदे ने फ्लाई कर जाना है, तो हमें ये देखना होता है ऑफलोडिंग का जो हमारे नज़र में पहली चीज़ होती है कि ऐसा बंदा जो बाहर जाके डिपोर्ट होके वापस आ जाएगा, फिर वो पासपोर्ट रैंकिंग पे बड़ा अफेक्ट करता है, तो हम उसको यहीं पे मस्जिद नबवी आप देख लें, हैव यू सीन इट? मस्जिद नबवी के बाहर बैठे होते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन वो देखिए a lot of the people who have been deported went on genuine visas, मतलब ये कोई फेक वीजा वगैरह नहीं होते, कैसे मिल रहे हैं उनको? अच्छा, इसके अंदर मैम हमने ये किया है कि बहुत सारे लोग हमें इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर अगले मुल्क ने वीज़ा दे दिया है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? अब उसके अंदर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं सिप्रस की, अब आजकल एडमिशन्स का जो है ना सीज़न है, तो लोग अप्लाई करते हैं। अब उनको जो कैटेगरी मिली है जिस वीज़ा की, वो स्टूडेंट वीज़ा है टू स्टडी इन द सिप्रस। लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं और वीज़ा भी उसी कैटेगरी का, लेकिन वहाँ से वो स्लिप करते हैं यूरोप की साइड पे, तो वो उनको अलाउ नहीं है। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, आपकी जो वीज़ा कैटेगरी है आप उसी के लिए ही वहाँ पे जाएं। अब बहुत सारे लोग जब हम यहाँ से बेचते हैं वहाँ से डिपोर्ट होकर आ जाते हैं, आप यहाँ बैठ के डिटरमिन नहीं कर सकते। अच्छा, इंटेंशन की मैं बात नहीं कर रहा, हमने डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है। हमने एक्चुअली जेन्युइनली एलिजिबल स्टूडेंट भी लग रहा है कि नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट था, उसका जब हमने लगेज चेक किया तो उसके अंदर तकरीबन 835 कैल्सीज की जो छोटी वो होती हैं वो आई। हमने जब आगे चेक किया तो यूरोप के मैप्स मिले। तो आपको कई बार लगेज से चीज़ें मिल रही होती हैं, कई बार आप डॉक्यूमेंट चेक कर रहे होते हो, उसके बाद जो ट्रांजिट डेस्टिनेशन के बाद ये कहाँ जा रहा है। मैं एक बड़ी मज़े की आपको बात बताता हूँ। हमारे पास एक पैसेंजर आया जिसने 2 बोर्डिंग पास लिए हुए थे, एक जाली था और एक असली था। अब जो एयरलाइन पे तो उसने असली बोर्डिंग पास ले गया, लेकिन हमें फाइनल डेस्टिनेशन शो कराने के लिए वो जाली उसने चीज़ दिखाई। फिर जब थोड़ी क्वेश्चनिंग की तो पीछे यही मालूम हुआ कि इसका जो अल्टीमेट मतलब इंटेंशन है वो यही है कि ये यूरोप जाके लैंड अप करेगा। तो जो वीज़ा जिस कैटेगरी का मिला है ना, आप वो करें। अभी आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि पहले तो हमारे गरीब लोग ज़्यादा डंकी या जो ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के थे वो लगाते थे। अब एजुकेटेड क्लास बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पे कराची की है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वहाँ से लोग ऑनलाइन जॉब्स की तलाश करते हैं। पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा मामला शुरू हो गया है। तो उसके बाद अब उसकी वीज़ा कैटेगरी होनी चाहिए वर्क, लेकिन जो कंपनी है जो उन्हें इनवाइट करती है, सारा का सारा उनका एक्सपेंस बेयर करती है, वो वर्क वीज़ा पे उसको नहीं बुलाती, विजिट वीज़ा पे बुलाती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत कम है। जब लोग वहाँ चले जाते हैं उनका पासपोर्ट कन्फिस्केट कर लिया जाता है और उनको कहते हैं आपका ट्रेनिंग पीरियड है 3 महीने। 3 महीने तक वो ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद जैसी जॉब पे आता है तब तक उसका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है। अब वो इलीगल वहाँ पर रह रहा है, काम कर रहा है, लेकिन उसके पास काम का वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट कन्फिस्केटेड है। अब वो वहाँ से भागता है, वो भी प्रॉब्लम है। वही कंपनी उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हवाले कर देती है। So basically यही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन अबाउट स्टूडेंट्स, मतलब जेन्युइन स्टूडेंट्स से कि जी हम जाते हैं, हमारा एडमिशन है, सब कुछ है, हमें भी रोक दिया जाता है। लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो ना, उसके लिए क्या? और इसके बाद आप ये भी बताना कि फंड्स कितने लेके जा सकते हैं, ये भी लोगों को रोका गया कि जी आप डिक्लेयर करें आपके पास 5000 से कम अगर डॉलर किसी के पास हो तो उसको लिखना जरूरी है। अच्छा, इसमें मैम जो पहला आपका क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हमेशा ये सपोर्ट करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएं, क्योंकि उस पर हमारी इकॉनमी पे पॉजिटिव असरात होते हैं। फॉरेन रेमिटेंस का जैसे अगर हम वर्क की बात करें तो गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करना है, कर भी रही है। सिर्फ उन लोगों को रोका जाता है, फॉर एग्जांपल मेरा जैसे ये कराची एयरपोर्ट हमारा है, इसमें 15,000 डेली पैसेंजर की आमदोरफ्त है। इसमें हम तकरीबन 10-15 लोगों को भी ऑफलोड करें तो ये परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो बहुत ही कम है। तो और वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्की पैसेंजर्स हैं। इसमें मैं तो हमेशा इनवाइट करता हूँ जो मीडिया के तमाम लोग हैं या जो फील्ड में हमारे हालात होते हैं चले भी जाते हैं, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स टाइप भी, क्योंकि हमने कुछ ऐसी भी लड़कियां भी। अच्छा, इसमें ज़्यादा मैम हमने ये देखना होता है कि जैसे एज ग्रुप क्या है। अब एक यूएई का मैं आपको बताऊँ, आजकल बहुत ज़्यादा ये काम शुरू हो गया। जब से रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई है ना कि इंडिविजुअल्स को हम ये विजिट वीज़ाज नहीं देंगे, फैमिली वीज़ा जैसे ही अलाउ किया लोग करते गए हैं। फैमिली वीज़ा ले लिया फैमिली शो करा के, उसके बाद वो उसको जालसाजी करके हमारे पास जब शो करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ने जाना होता है, यहाँ से निकलना होता है, फैमिली वीज़ा पे अपने फैमिली लेके जानी है, तो वो उसको चेंज करते हैं। विजिट वीज़ा हमें शो कराते हैं, फिर जब वहाँ जाते हैं डिपोर्ट होके, क्योंकि उनके पास तो सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अब जैसे फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा, उसमें भी ये हमने ये देखा है कि एज इंडिविजुअल यहाँ से चले गए, वहाँ जाके पता लगा तो एज ए फैमिली इन्होंने ट्रैवल करना था, फिर वहाँ से डिपोर्ट होकर वापस आ गए। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और हमेशा इसको बड़ी स्क्रूटनाइज करके चेक किया जाता है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, हमारे पास बहुत से हैं, टाइम हमारे पास कम है। हमारे पास कम होता है क्योंकि इतनी देर का मार्जिन होता है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को ज़्यादा मौसर और महफूज बनाने के लिए गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिलों पर भी एम टैग लगवाना ज़रूरी करार दिया जा चुका है। शहरियों की अक्सरियत ने एम टैग लगवा भी लिया है। वैसे पता है लिटरली अगर आप आज के ज़माने में भी, कराची में भी फॉर दैट मैटर, नहीं लगवा रहे ना, तो ये
मतलब आपकी ये सुस्ती है। सहूलत आप ही के लिए दी जा रही है तो करें। बेसिकली लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर मगर कुछ हमारे दिनों साथ से हैं। इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक का रश बेइंतहा है। मामूल से ज़्यादा लंबी कतारें हैं। इस पर बहुत सारी बहस भी हो रही है। लोग शिकायत भी करते दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट्स पर अमले की तादाद इंतहाई महदूद है, जिसकी वजह से चेकिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार रहता है। नतीजे में लोगों को काम काज पर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसी पे बात कर लेते हैं। अयाज अकबर हमारे साथ हैं। अयाज बताइएगा कि क्या हो रहा है और मतलब लोग इनकरेज क्यों नहीं हो रहे एमटेक की तरफ? देखो उमा अब्दुल्ला थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले टाइम भी शॉर्ट है। एक तो इस्लामाबाद में बेहंगम जो इस वक्त ट्रैफिक हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलीगल सोसाइटीज जो है सबर्ब्स में इस्लामाबाद में बनी है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। सीडीएस हो रहा है, सीडीए खुद पहले इलीगल सोसाइटीज बनवाता है, बाद में पॉपुलेशन के नाम पे फिर लोगों को तंग भी करता है। तो आबादी बहुत बढ़ रही है उमा अब्दुल्ला। जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन बनी है खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। रोड्स वही हैं, रोड्स की तादाद बढ़ती ज़रूर है, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से चीज़ों को स्क्वीज किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट्स को जो है वो मौसर करने के लिए जब उनको छोटा किया जाता है या वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट लगाई जाती है तो पीछे से ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होता है। नहीं तो फिर अयाज विद द सेम टोकन ठीक है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, कोई भी आबादी ज़्यादा बढ़ सकती है एंड एवरीथिंग, लेकिन इनको फिर अपने सिस्टम्स को रोबस्ट करना चाहिए। ज़्यादा इतना टाइम क्यों लगता है, मतलब इतना सुस्त रवि क्यों है इस सारे प्रोसेस में? देखिए हुमा, मुझे जो लग रहा है ना इस वक्त बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन सीडीए, आईसीटी एंड इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस कोशिश करती है कि चीज़ों को फौरी इम्प्लीमेंट करे। वो गाड़ियां भी नहीं ले आते हैं। फिर वो अगर उनको कहा जाता है कि एमटेक के बगैर गाड़ी इंटर ना हो तो वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं सपोर्ट कर रहा। अभी तक देखिए एमटेक इतना पता नहीं कितने लाखों लोगों ने लगवा ली, अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। अच्छा यार, आप बता दीजिए, हम 2 दिन के इवेंट पे आ जाते हैं। आज और कल छुट्टी है, पिंडी में भी इस्लामाबाद में भी स्कूल दफातर आज से बंद हैं, और फिर गैर मामूली क्या तैयारी देख रहे हैं आप सराउंडिंग्स में, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी? ये जाहिर है हाई अलर्ट ही होगी। अब्दुल्ला दोनों एयरपोर्ट से टूवर्ड जो निजी होटल है जहाँ पर ये सारा इवेंट होना है वहां तक दोनों एंट्री पॉइंट्स पे ट्रैफिक को बंद किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं। इस्लामाबाद पुलिस समेत दीगर लाइन एनफोर्समेंट एजेंसीज भी उनकी डिप्लॉयमेंट कल से हो गई थी। जो निजी होटल के अंदर लोग थे उनको एग्जिट करने के लिए क्या दिया गया था। दोनों शहरों में, जोड़ा शहरों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ताजील दी हुई है। तमाम स्कूल, दफातर, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद पड़ा है और लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि वो घरों से ना निकलें, खुसूसी तौर पर क्योंकि कल से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से फिर अब मजीद मेहमान आज भी सारा दिन आएंगे और जो वीवीआईपीज है वो आज रात किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। इसलिए गैर मामूली इंतजाम हैं, डाइवर्सिटी लगा दी गई हैं। जो जिस होटल में ये टॉक्स होनी है उसको चारों तरफ से जो है वो अच्छा, अब जो वैसे आ रहा है, जाहिर है पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट भी आएंगे, सारे लोग उसी होटल में तो नहीं रुक रहे होंगे। मतलब ये तो दुनिया का इंटरेस्ट है इस चीज में, तो दुनिया से और लोग भी आएंगे। नहीं देखिए, जहां पर ये इवेंट है वहां पे सिर्फ वीवीआईपीज स्टेट गेस्ट जो है वो ठहरेंगे, बाकी निजी होटल्स में सपोर्ट स्टाफ है और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वहां पर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उसके लिए इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक कमांड कंट्रोल सिस्टम बना रही है जो कि इस होटल से काफी दूर है। वहीं पे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है वो ज़राए ने बताया कि वो इंफॉर्मेशन फ्लो देगी, वहां पे स्क्रीन लगी होगी, वहां पर आपको यानी जर्नलिस्ट को जो है वो फीड किया जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किसी को भी उस प्रेमिसेस में जाने की। सिर्फ वही लोग जो कि इस टॉक्स का हिस्सा है या जो भी उस डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए अलाउड है उन्हीं को सिर्फ अलाउ होगा। जर्नलिस्ट है, मुबस्सरीन है, कोई भी है, वो एक कमांड कंट्रोल जो है पाक चैनल सेंटर में हर दफा बनाया जाता है, इस दफा भी बनाया जा रहा है, वहीं पर लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो वहीं से आना है। बहुत शुक्रिया आपका। That's all the time we have. Ayaz Akbar, Yusuf Zaid. Thank you for updating us and we will see you tomorrow. Inshallah 9 AM